नमस्कार साथियों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप किस पर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, टॉप करने की रणनीति क्या हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बताने जा रहे हैं कि प्रभावी उत्तर लेखन की तकनीक क्या होनी चाहिए। साथियों, जैसा कि आप हमारा पहले का वीडियो भी आप देखेंगे आईएएस के लेखन में, आरएस के लेखन में, कि हमारी जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छी अप्रोच है और हमारा जो एक नियम माना जाता है, जो आरआईएस गणेश का ही नियम कह सकते हैं, 3 का नियम, ये 3 का नियम आपको एग्जाम्स में टॉप करा सकता है। जी साथियों, मैं रूल ऑफ थर्ड की बात कर रहा हूं कि जो रूल ऑफ 3 है, रूल ऑफ थर्ड है, ये रूल ऑफ थर्ड आपको आरएस में टॉप रैंक दिला सकता है। इसको जानना है कि 3 का नियम क्या है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर लेखन कोई विज्ञान नहीं है, कोई साइंस नहीं है। उत्तर लेखन एक कला है और कला अभ्यास से विकसित होती है। कला निरंतर प्रयासों से विकसित होती है। कला करत करत अभ्यास से विकसित होती है। तो ये कला कैसे डेवलप करें, हम कैसा इंट्रो बनाएं, हम कैसा कंक्लूजन बनाएं, हमें पेपर के जो प्रश्न के मध्य भाग में हमें किस प्रकार से प्रभावी रणनीति के साथ उत्तर लिखें, इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मायने नहीं रखती यदि आप उत्तर लिखना नहीं जानते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स तो ऐसा एग्जाम्स है जिसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कॉमन प्रश्न होते हैं। उन कॉमन प्रश्नों का विशेष रणनीति के साथ उत्तर देना होता है, जिसको शायद ही कोई जानता हो। ये हम बताने जा रहे हैं कि आप प्रभावी उत्तर कैसे लिखें, इसको जानना है। तो सबसे पहले हमें 3 के नियम को जानना है साथियों। और आरएस की बात करें तो आरएस में 3 प्रकार की प्रकृति के प्रश्न होते हैं, 15 शब्दों के, 50 शब्दों के और 100 शब्दों के। अब 15, 50 और 100 शब्दों में हमें प्रभावी उत्तर कैसे लिखना है, ये हमें जानने की जरूरत है। दूसरा, हम बात करते हैं कि पुछल्ले शब्दों पे गौर करने की जरूरत है। पुछल्ले शब्द, ये पुछल्ले शब्द कौन से हैं? ये पुछल्ले शब्द आपके व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, ये चीजें स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ऐसे सवाल है। तो इसमें दूसरा आता है कि अंतर कीजिए, अंतर कीजिए, संबंध बताइए। ये दूसरे प्रकृति के पुछल्ले शब्द है। तीसरा हमारे पास में आता है टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समालोचना कीजिए, आलोचनात्मक निष्कर्ष बताइए, टिप्पणी कीजिए। ऐसे शब्द भी आपके उसमें आते हैं। और मूल्यांकन कीजिए। ये 3 प्रकृति के आपके सवाल हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है। तो ये पुछल्ले शब्द आपके बहुत मायने रखते हैं। आपको जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों पे, इन पर बात करनी है कि हमें किस पे करना है। परिभाषित कीजिए, अर्थ बताइए। ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी दशा और दिशा आपको टॉप करा सकते हैं। दूसरा, हमें प्रश्न के की पॉइंट्स पे फोकस करना है। प्रश्न के मुख्य बिंदुओं पर फोकस करने की जरूरत है, मुख्य बिंदुओं पर। तो ये मुख्य बिंदु कौन से हैं, की पॉइंट्स कौन से हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। तो की पॉइंट्स को आप एग्जाम्स में हाईलाइट कर दीजिए, पेपर में हाईलाइट कर दीजिए कि किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। और उसके पुछल्ले शब्द क्या हैं, इन पर गौर कीजिएगा। यदि आप इनके आधार पर अपने आप को सहज कर पाते हैं तो बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। मैं एक आपको ऐसी रणनीति बताने जा रहा हूं जिसमें आपको लगेगा कि इन सब बातों को
इन 3 के नियम में कैसे हम प्रभावी करें। आपका वही प्रश्न यदि 15 शब्दों में आ जाए तो हमें कैसे लिखना है, वही 50 में आ जाए तो कैसे लिखना है, और वही प्रश्न यदि 100 में आ जाए तो हमें किस प्रकार से लेखन करना है, ये देखने की जरूरत है। तो साथियों, जो 3 का नियम बता रहे हैं, तो 3 का नियम ये कहता है कि आपके पास कम से कम 3 तथ्य होने चाहिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम से कम 3 तथ्यों की होना आपको बहुत जरूरी है। तो 3 तथ्यों से हम किस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, ये हमें जानना है। और 3 तथ्य हो गए आपके पास में, 3 उदाहरण हो गए, 3 तुलनात्मक बिंदु हो गए, 3 आलोचनात्मक बिंदु हो गए। इन सब चीजों को यदि हम जान लेते हैं तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि 15 शब्दों वाला कोई यदि प्रश्न आता है, 15 शब्द का यदि कोई प्रश्न है, तो 15 शब्द का मतलब होता है कि साथियों एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। और ये एक वाक्य में जो उत्तर देना है, उसमें प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हम क्या समाहित करें कि हमारे 2 में से 2 अंक आ जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 15 शब्दों में जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न आते हैं परिभाषित करने से, वो प्रश्न आता है स्पष्ट करने से, वो प्रश्न आता है अर्थ बताने से, और प्रश्न आता है संबंध बताने से कि आपको एक वाक्य में क्या संबंध बताना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी प्रश्न होगा वो तथ्यात्मक प्रश्न होगा। अधिकांशतः तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं जो आपका ज्ञान का परीक्षण करते हैं। और ज्ञान के परीक्षण के लिए उस प्रश्न के लिए कम से कम 3 तथ्य आपके पास होने चाहिए। और यदि 4 तथ्य भी हैं तो कोई बात नहीं है, वो भी आपको अच्छा वेटेज दे सकते हैं। इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि जो 3 तथ्य है, उन 3 तथ्यों को आप एक वाक्य में लिखना आपको सीखना है। और ये कला है, किसी अच्छे मेंटर, कोच और गाइड से ही आपको ये एक वाक्य में लिखना सीखना होगा। यदि आप 3 तथ्यों को एक वाक्य में प्रभावी अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत कर देते हैं तो वो एग्जामिनर 3 तथ्यों को टिक करेगा और एक प्रभावी अभिव्यक्ति का टिक करेगा, तो 2 में से 2 अंक दे देगा। यदि आपने 2 तथ्य लिखे हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। यदि आपकी प्रभावी अभिव्यक्ति नहीं है तो 1 ही मिलेगा, प्रभावी अभिव्यक्ति है तो 1.5 मिल जाएगा। 3 लिखा है तो 2 मिल जाएगा प्रभावी अभिव्यक्ति के साथ। आपने 4 और 5 तथ्य भी लिख दिए लेकिन प्रभावी अभिव्यक्ति नहीं की तो भी वो व्यक्ति एग्जामिनर आपको 1.5 नंबर ही देगा, 2 नंबर नहीं देगा। तो इसलिए ये हमें जानना है कि 3 तथ्यों से एक वाक्य में प्रभावी अभिव्यक्ति के साथ 15 शब्दों में उत्तर कैसे दें। दूसरी बात आती है साथियों 50 शब्दों के प्रश्नों की, कि 50 शब्द में हम उत्तर कैसे दें। साथियों 50 शब्दों वाले जो प्रश्न होते हैं बेसिकली वो व्याख्या कीजिए से होता है, विश्लेषण कीजिए से होता है, अवधारणात्मक समझ से होता है, अवधारणा बताइए, इससे जुड़े हुए होते हैं, आपके अंतर कीजिए से जुड़े होते हैं, संबंध बताने से होते हैं। साथियों तो ऐसे प्रश्न जो 50 शब्द के आपके बन रहे हैं, एक तो संबंध स्थापित कीजिए, अंतर कीजिए, अवधारणा बताइए, चर्चा मतलब व्याख्या कीजिए और विश्लेषण कीजिए। जब हम 50 शब्दों में संबंध बताते हैं तो साथियों तो संबंध में समानता और असमानता दोनों बतानी होती है। और समानता और असमानता जब हम बताते हैं तो उसमें पहले समानता बताएंगे, फिर लेकिन लगाकर असमानता बताएंगे, तो फिर निष्कर्ष देंगे, तो ये संबंध आपका होता है। यदि अंतर करते हैं तो अंतर के लिए टेबल फॉर्म सबसे अच्छा उत्तर माना जाता है कि 2 व्यवस्थाओं की यदि तुलना करनी है तो उनको एक टेबल में रख दीजिए। और अवधारणा बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो क्या, क्यों और कैसे में हमें जवाब देना होता है। ये क्या और क्यों और कैसे ही 3 के नियम है। 3 के नियम है क्या, में आपको ये बताना है कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न
की स्थिति क्या है, उस प्रश्न में 3 तथ्य कौन से हम समाहित करें, क्यों में आपको कारण बताना पड़ेगा, कैसे में आपको उदाहरण सहित पुष्टि करनी पड़ेगी कि ये सवाल के तार्किक निष्कर्ष ये हैं। तो ये आप कर देते हैं तो आप 50 शब्दों का उत्तर दे सकते हैं। कभी कभार 50 शब्दों में मूल्यांकन भी आ जाता है, तो मूल्यांकन में आपको ये तय करना है, टिप्पणी आ जाती है तो आपको ये तय करना है कि थोड़ा सा आलोचनात्मक पुट भी आपको 50 शब्दों में रख देना है साथियों। तो ये आपके 50 शब्दों की बात है। तीसरी हम बात करने जा रहे हैं 100 शब्दों की। तो 100 शब्दों की हम बात करें तो 100 शब्दों में आपको उत्तर किस प्रकार से देना है ये हमें जानने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं 100 शब्दों के लिए। 100 शब्दों के जो प्रश्न होते हैं उन शब्दों के लिए हमें 3 प्रकार से सोचने की जरूरत है। पहला जो आपका है, ये ऐसे प्रश्न टिप्पणी से जुड़े होंगे, ये प्रश्न आपके आलोचना से जुड़े होंगे, या आपके प्रश्न मूल्यांकन से जुड़े होंगे, ये प्रश्न आपके समीक्षा से जुड़े होंगे। ऐसे प्रश्नों का हम उत्तर कैसे दें ये हमें जानने की जरूरत है। 100 शब्दों का है तो आपको सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए 3 पैराज की जरूरत होगी, और ऐसे प्रश्नों में हमें पैरा वाइज उत्तर देने की जरूरत होती है, पॉइंट वाइज उत्तर देने की जरूरत होती है, पैरा कम पॉइंट वाइज उत्तर देने की जरूरत होती है, पैरा कम पॉइंट वाइज उत्तर देने की जरूरत होती है। तो जब हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमें किस प्रकार से हमारी रणनीति होनी चाहिए, ये चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जो प्रश्न के कीवर्ड हैं, प्रश्न के कीवर्ड्स के अनुसार कीवर्ड्स की का विश्लेषण करना है हमें, कीवर्ड्स का विश्लेषण। और ये विश्लेषण आपका पहले पैरे में, पहला जो पैरा है उसमें क्या, क्यों और कैसे के अनुसार होगा, क्या, क्यों और कैसे के अनुसार होगा साथियों। क्या, क्यों और कैसे के अनुसार होता है तो क्या आपने बता दिया, तथ्य 3 तथ्य बता दिए, क्यों में आपने कारण सहित बता दिया, और कैसे में जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपका दूसरा पैरा शुरू हो जाता है। और ये दूसरा पैरा ये आपका विश्लेषण का पैरा हो गया साथियों, विश्लेषण का पैरा, उदाहरणात्मक समझ का पैरा हो गया। पैरा के बाद दूसरा पैरा जो कैसे है, कैसे को और स्पष्ट करना है, कैसे को और स्पष्ट करना है। तो और स्पष्ट करने के लिए हमें उदाहरण देने पड़ते हैं साथियों, हमें और तथ्य बताने पड़ते हैं, हमें तुलना करनी पड़ती है साथियों, उसके समान दृष्टांतों से तुलना करनी पड़ती है। तो ये दूसरा पैरा आपका स्पष्टता करता है। इसी में आप करंट टच दे सकते हो, करंट टच आपका दूसरा पैरा देता है। इसमें आपको कम से कम 3 बातें बतानी है। क्या, क्यों और कैसे में 3 बात हो गई, तुलना में भी कम से कम 3 बात आपने रख दी। ऐसे ही हम जब तीसरा पैरे की हम बात करें तो तीसरा पैरा साथियों, यदि टिप्पणी, आलोचना, मूल्यांकन, समीक्षा जैसे प्रश्न पूछे हैं, आपसे व्याख्या, विश्लेषण, चर्चा वाले प्रश्नों को छोड़कर ये सवाल पूछे हैं तो तीसरा पैरा आपका मायने रखता है। ये जो आपने अभी तक बताया है इसका ठीक उल्टा होता है। तो आपको लेकिन लगाकर आपको इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर, इसके कौन्स पर आपको फोकस करने की जरूरत है। आलोचनात्मक पैरे में भी कम से कम 3 बातें अलग अलग प्रकार के होनी चाहिए, चाहे 3 तथ्य 3 पॉइंट्स में रख सकते हैं आप, लेकिन लगाकर आलोचना करके 3 नेगेटिव बातें आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, आप पैरा में लिख सकते हो, ये बातें आपको होनी चाहिए। लेकिन आपको आलोचना करने का ये अधिकार नहीं है साथियों। आपको उस प्रश्न में जो भी या उस सिस्टम में जो भी कमियां हैं उनको सुझाव सहित निष्कर्ष देने पर भी जरूरत है। तो ये बातें आपकी होनी चाहिए कि आपको निष्कर्ष भी प्रभावी होना चाहिए। तो ये बातें हमारे 3 का नियम में है साथियों। लेकिन 3 के नियम में हम बात करें कि यहाँ 2 चीजें बहुत मायने रखती है। पहला बात यह है कि प्रश्न की प्रस्तुति, प्रश्न उत्तर की प्रस्तुति हम जब कर रहे हैं तो उत्तर की प्रस्तुति हमारी कैसी हो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सब लोगों को सारी चीजें पता होती है। जो ये पेपर जो होता है साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं, जो इस मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उन सबको पता होता है कि इसमें क्या क्या आएगा। लेकिन
बिना प्रस्तुति के, बिना प्रेजेंटेशन के कोई भी नंबर नहीं ला सकता। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है साथियों। तो प्रेजेंटेशन तो यह है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न की प्रकृति जानकर हमें क्या लिखना है, शॉर्ट इंट्रो लिखना है, शॉर्ट इंट्रो लिखना है। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उत्तर की प्रस्तुति में प्रश्न की प्रकृति जाननी है कि प्रश्न क्या चाहता है, उसका शॉर्ट इंट्रो लिखें। ये शॉर्ट इंट्रो इतना प्रभावी होना चाहिए कि एग्जामिनर आपके जो मध्य में क्या लिखा है उसको देखने की जरूरत न पड़े, और यदि आप लिख देते हो तो एग्जामिनर देखेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है, पुछल्ले शब्द के अनुसार, पुछल्ले शब्द के अनुसार आपको निष्कर्ष, संतुलित निष्कर्ष देने की जरूरत है। संतुलित निष्कर्ष, बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको देने की जरूरत है, कंक्लूडेड आपको देने की जरूरत है, निष्कर्ष दें। ये दो चीजें आपकी बहुत जरूरी है। जब भी एग्जामिनर कॉपी जांच करता है, आपकी पहली लाइन पढ़ता है, अंतिम लाइन पढ़ता है, आपका प्रेजेंटेशन देखता है और फिर आपको नंबर दे देता है। आपने चाहे उसमें कुछ भी लिख दिया हो बीच में, ये बीच की चीजों को वो नहीं देखता। लेकिन ये जो बेसिक्स बात है बीच की, इस बेसिक्स में आप मध्य भाग कहते हैं साथियों इसको, ये मध्य भाग आपका प्रभावी दिखना चाहिए, हो चाहे न हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने शॉर्ट इंट्रो और बैलेंस्ड कंक्लूजन आपने दिया है तो आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो इस मध्य भाग में हम ऐसा क्या लिखें जो आपको अच्छा लगे। तो इसको आप अच्छा बनाने के लिए पैरा बनाइए, पैरा कम पॉइंट्स बनाइए, साथ ही आप टेबल बनाइए, मैप बनाइए, टेबल बना सकते हो, मैप बना सकते हो, आप पाई चार्ट बना सकते हो, आप ग्राफिकल व्यू दे सकते हो। ये आपके चार चांद लगाएंगे उत्तर में, ये चीजें आपके चार चांद लगाती है। तो मैं आपको एक ड्राफ्ट्स बनाकर बताता हूं कि प्रभावी उत्तर में एक ड्राफ्ट्स आपके प्रश्न में जब आप उत्तर लिखें, उस पेपर में जब आप उत्तर लिखें तो आपको एक किस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए और एग्जामिनर को भी लगे कि वास्तव में इसने तैयार किया है। मैं 100 शब्दों का ड्राफ्ट बना रहा हूं। ये आपकी कॉपी है, इसमें आपका ये लेफ्ट मार्जिन्स बनाया हुआ है, ऊपर से ये अपर हेड बनाया गया है, नीचे आपका लोअर मार्जिन छोड़ा गया है और यहाँ पर राइट मार्जिन्स हैं। तो इस भाग में आपको उत्तर देने की जरूरत है, इस कॉपी के इस भाग में। तो जब भी आप उत्तर लिखें तो आपका शॉर्ट इंट्रो इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ आपका जाना चाहिए। ये आपने शॉर्ट इंट्रो बना दिया यहाँ तक। जब आपने शॉर्ट इंट्रो लगा के पूर्ण विराम लगा दिया तो एग्जामिनर केवल इसी चीज को देखेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न की प्रकृति क्या है, इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार शॉर्ट इंट्रो एग्जामिनर देखता है। फिर आपने 3 तथ्यों के साथ में क्या, क्यों और कैसे का विश्लेषण कर दिया तो ये पहला पैरा आपका बन जाता है। और यदि आपको लगता है कि मुझे इसमें पॉइंट्स देना चाहिए, आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डालकर 3 पॉइंट्स दे दिए और उसको प्रभावी बना दिया, लेकिन और भी स्पष्ट करना चाहते हैं तो साथियों दूसरा जो टॉपिक्स है आपका, दूसरा जो पैरा है वो आपका तुलनात्मक पैरा होता है। इस तुलनात्मक पैरा में भी आप या तो पैरा लिख सकते हो, यदि आपके पास पॉइंट्स है तो पॉइंट्स लिख सकते हो, या पैरा कम पॉइंट्स दोनों आप बना सकते हो। तो मैंने ये माना कि आपने जब विश्लेषण किया, उसी विश्लेषण में आपने पॉइंट वाइज अध्ययन करा दिया, उस एग्जामिनर को पता लग गया। तो दूसरा पैरा जब आपका तुलना का था, इस तुलना में आपने क्या किया, पैरा वाइज बना दिया और ये तुलना आपने कर दी। तो जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को यहाँ डाल दिया। और इसी में जब आप शॉर्ट इंट्रो लिख रहे हैं तो विश्लेषण में आप कोई टेबल लिख सकते हैं, कोई मैप डाल सकते हैं, कोई चार्ट लिख सकते हैं, कोई ग्राफिकल व्यू दे सकते हैं, इसमें देने की आपको जरूरत है। तो और तुलना कर रहे हो तो तुलना में कोई करंट टच देकर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये तुलना वाला टॉपिक है। तीसरा हमारा आलोचना का पुट है। यदि मांग रहा है तो आप लेकिन परंतु लगाकर आलोचना कर दीजिए। इस आलोचना में भी कम से कम 3 तथ्य आपके पास होने चाहिए और 3 तथ्यों को आप या तो
पैरा वाइज लिख सकते हो, ये 3 तथ्यों को यदि आप आलोचना मतलब पॉइंट वाइज लिखना चाहो तो पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो। लेकिन यदि आप निष्कर्ष दे रहे हैं तो इसके बावजूद भी या फिर भी लिखकर आपको कंक्लूजन देना है, तो ये निष्कर्ष आपका ये होना चाहिए। तो निष्कर्ष आपका इस तरीके से होता है। तो ये फॉर्मेट में यदि आप उत्तर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी आप किसी भी अच्छे कोच के साथ में, अच्छे मेंटर के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। और साथियों, भेड़ चाल मत चलिए। जो भी जितने भी संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वो सारी संस्थान भेड़ चाल चलती है। वो 15,000 10,000 बच्चों का मेंस की कॉपी जांच कर रही होती है, तो वो मेंस की कॉपी जांच करने वाले मेंटर आपके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक नहीं होते साथियों। ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, जो आरएस का आर नहीं जानते, ए का मतलब ये नहीं जानते कि एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो उन लोगों से आपकी कॉपी जांच करवाई जाएगी। उनको 3 दिन की एक ट्रेनिंग दी जाती है साथियों। उस ट्रेनिंग में ये बताया जाता है आपको केवल निशान लगाने हैं, सही सही सही, और आपकी मर्जी में आए तो 10 में से 6 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, बस ये काम करना होता है। लास्ट में आपकी फीडबैक दिया जाता है। उस फीडबैक को आप जब खंगालेंगे, पिछले पेपर्स को आप देखेंगे तो एक निश्चित फीडबैक होता है। उस फीडबैक के आधार पर एक जाल फैलाया जाता है मॉक टेस्ट पेपर्स के आधार पर। तो उस जाल में मत उलझिए साथियों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि इस जाल में उलझ गए तो आपका ये अटेम्प्ट्स भी खराब जा सकता है। आपको एक पर्सनल मेंटर की जरूरत है, एक पर्सनल कोच की जरूरत है। उस कोच को आप पहचानिए और उस कोच के साथ में आप रहिएगा तो आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। तो ऐसी चीजें हैं। और आपको ऐसा कोच चाहिए जो हर एक प्रश्न में आपकी कमी बताए, हर एक प्रश्न में बताए। वो क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक माहौल बनाती है कि एक मॉडल आंसर देती है, और मॉडल आंसर बेसिकली कोई आंसर ही नहीं होता। और ये एग्जाम्स जो आप दे रहे हो ये कोई एकेडमिक एग्जाम्स नहीं है साथियों, ये एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई मॉडल आंसर नहीं होता। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर एक बच्चा अलग तरीके से लिखता है, इसलिए उस ढर्रे पर मत जाइएगा। यदि कोई आपसे मॉडल आंसर देखकर कहे कि हम मॉडल आंसर भी देंगे, आपकी कॉपी जांच कर देंगे, उस पर मत जाइएगा। आपका यदि हर एक प्रश्न की मूल्यांकन करता है तो उस व्यक्ति के साथ में आपको जाना चाहिए। तो ये काम आपका होना चाहिए। ये तो मैं 100 शब्दों की तकनीक बता रहा हूं, 100 शब्दों में आपको उत्तर कैसे देना है। यदि आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है तो साथियों यहाँ पर 50 शब्दों में 7-8 लाइन होती है। इस 7-8 लाइन में आपको उत्तर देना है। तो उत्तर देना है तो आप पैरा वाइज उत्तर दे सकते हैं इसमें आप, या पॉइंट वाइज उत्तर दे सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि शॉर्ट इंट्रो आप एक पैरा में बनाइए, फिर 1 2 3 करके पॉइंट वाइज उत्तर दे दीजिए। यदि आप 50 शब्दों में मूल्यांकन पूछ रहा है तो लेकिन लगाकर उत्तर दे दीजिए, तो ये आपका 50 शब्दों का उत्तर हो जाता है। यदि आपसे कोई तुलना करवा रहा है, यदि आपसे अंतर बतवा रहा है, तो आप टेबल फॉर्म में भी उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे इसमें कहीं टेबल डालनी है या पाई चार्ट डालना है, तो उस पाई चार्ट्स का भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। मैप का भी इसमें उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन अनावश्यक मैप, अनावश्यक टेबल, अनावश्यक चार्ट आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए इन बात से गौर करिएगा, इसमें अनावश्यक चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। और एक वाक्य में आपको जो 15 शब्दों का है उसको एक वाक्य में प्रभावी उत्तर आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। आपको शुरुआत में बहुत जोर आएगा, आपको शुरुआत बहुत टफ लगेगी, लेकिन आप 1 2 3 4 बार यदि अभ्यास करेंगे तो इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी तकनीक है जिसको हमने साइंटिफिक रूप दिया है 3 के नियम के माध्यम से। इसमें आपको कोई भी रटने रटाने का सिस्टम नहीं होता। यदि आपको कोई प्रश्न आता भी नहीं है तो आप प्रभावी उत्तर लिख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि मैं आपसे एक अंत में एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप हमसे कॉपी जांच कराना चाहते हैं कि भाई हम आपके हर एक प्रश्न की मेंटोरशिप करें, हर एक प्रश्न में आपको गाइड करें, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगामी वीडियोस में मेंस का जो मटेरियल है, चाहे ऑडिट, अकाउंटिंग, सोसाइटी, मैनेजमेंट, एथिक्स,
इन विषयों की क्लासेस मैं आपको लगाऊं, मैं निःशुल्क क्लासेस लगाऊंगा, भविष्य में आपको ऑनलाइन कोचिंग कराऊंगा। लेकिन यदि आप और हम जो प्रश्न बनाएंगे, पेपर बनाएंगे, उस पेपर का जो पेपर होगा वो पेपर भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सर्कुलेट करता रहूंगा, फ्री में सर्कुलेट करूंगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। यदि आप उस पेपर को हमसे जांच कराना चाहते हैं तो कुछ नॉमिनल प्राइजेज हम आपके लिए रखेंगे और आप हमसे गाइड ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।